हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं रास्ता स्वागत करता हूं पूरे स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल पे। आशा आप जिंदा जानदार जबरदस्त होंगे, प्राइम में एकदम से व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूं आपका पहला चैप्टर विज्ञान का, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। बेटा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक्चुअली ना, इस चैप्टर में हम अब ये जानेंगे कि जो हमारे आसपास की चीजें वो है क्या। मतलब हम अपने आसपास की चीजों के बारे में ऑब्जर्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हैं और भाई हम किन चीजों को पदार्थ कहेंगे। और साथ में ये जितने भी पदार्थ हैं ये कितने प्रकार की अवस्थाओं में पाए जाते हैं। क्या इसमें एक ऐसा खास है जिसको मैं पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि बेटा एक बात ध्यान देना, विज्ञान क्या कहती है, अरे करके सीखो। तो चलिए हम लोग करके ही सीखेंगे और जान के भी सीखेंगे कि ऐसा क्या ही होता है। बहुत जबरदस्त जानदार मस्त क्लास रहने वाली है। पूरी वीडियो जरूर देखकर जाना और अपने जितने दोस्त यार हैं उनको भी भेज देना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कर देना कि सर मजा आ गया। करना जरूर, ये बात भूलना नहीं। तो अब जैसे कि आपका जो चैप्टर है वो है हमारे आसपास का पदार्थ, तो सबसे पहले आता है हमारा ये पदार्थ। पदार्थ है क्या? पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। इन आंटी जी का, हाँ मान के चलते हो अंग्रेज सब आंटी ही होती हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो भैया मैं कह रहा हूं कि इनका भी कोई मैटर है, ये भड़की हुई हैं, कुछ गड़बड़ हो गया इनके साथ। तो बेटा लेकिन ये मैटर अलग है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो मैटर अलग है। ये खुद एक मैटर है, लेकिन इनका जो मैटर चल रहा है वो पता नहीं क्या ही मैटर है। बट क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग मैटर को, लेकिन ये मैटर नहीं पढ़ेंगे जो ये जिस मैटर के चक्कर में फंसी है। जो मैटर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पदार्थ। दैट मीन्स हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं सब कुछ क्या है, पदार्थ है। इस पदार्थ के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे क्या क्या होता है। तो फर्स्ट हम ये बात अच्छे से समझ लेते हैं कि पदार्थ है क्या। तो कह रहा है विश्व की प्रत्येक वस्तु, मतलब हमारे इस विश्व की प्रत्येक वस्तु जितनी भी है आपके नजरों में, जो कुछ भी आप देख पा रहे, इवन मेरे को नहीं, मेरे को मोबाइल में देख पा रहे हो, मेरे को साक्षात नहीं देख पाते, बेटा साक्षात देखने में टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन देख पाओगे, परेशान ना हो। तो अब आपको मोबाइल को देख रहे हो, अपने फादर को देख रहे हो, या जो कुछ भी देख रहे हो, कह रहा है विश्व की प्रत्येक वस्तु। बेटा हम लोग सजीव वस्तु हैं, लेकिन है वस्तु, ठीक है। तो विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। मतलब जिस चीज से बना हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। बात एकदम से याद रखना। आ गया, वस्तुएं जिनका द्रव्यमान हो वे मतलब पदार्थ है कौन, मतलब क्या ही कैसे पहचानेंगे पदार्थ है। तो कह रहा है वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं, कह रहा है उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और साथ में कुछ स्थान भी घेरे। ध्यान देना कि कोई वस्तु हो जिसका कोई द्रव्यमान हो और वो भैया कोई स्थान घेरती है, अर्थात जिसका एक आयतन हो तथा कुछ द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। जिसका कोई आयतन हो, जो स्थान घेर रहा हो और उसका द्रव्यमान हो, क्या कहलाएगा, हमारा पदार्थ कहलाएगा। जो कुछ भी है स्थान घेर रहा है और उसका कुछ द्रव्यमान है, वो क्या कहलाएगा, हमारा पदार्थ कहलाता है। फिर सुन लो, कोई पदार्थ है कैसे पहचानेंगे कि उसका कुछ द्रव्यमान हो साथ में स्थान घेरे। सिंपल से आता है, मेरा कोई ना कोई द्रव्यमान होगा ना, जिस चीज से मैं बना हूं वो मेरा द्रव्यमान है, ठीक है। जितना मैं हूं, जिस पदार्थ का मैं जितना मटेरियल हूं, मैं द्रव्यमान हूं, ठीक है। अब मैं जितना स्पेस घेर रहा हूं, मैं जाहिर सी बात मैं कहीं पे खड़ा हूंगा तो अपनी बॉडी बराबर मैं जगह घेर लूंगा। आए कोई है मेरे सामने तो मैं ये क्या है, मैं पदार्थ हूं, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे पदार्थ को? पदार्थ क्या करता है कि उसका कुछ द्रव्यमान होता है और साथ में कुछ ना कुछ वो स्थान भी घेरता है। अगर ये दोनों चीज उसके पास है तो वो पदार्थ है, और इन दोनों में से कुछ भी मिस कर रहा है तो पदार्थ नहीं है। अब जो कुछ भी आप देख पा रहे हो, चाहे वो जलती हुई गैस देख रहे हो या फिर अपना कुछ भी स्टील का जो कुछ भी देख रहे हो, ये मेरे हाथ में ये जो पदार्थ, ये भी पदार्थ है। मेरे जो बाल हैं वो भी पदार्थ हैं। मेरे नेल्स, मेरे हैंड, मेरी वॉच, टी शर्ट, एवरीथिंग इज अ मैटर। सब का सब पदार्थ है। बात क्लियर रखना, ठीक है। आ गया, कह पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। जितने भी हमारे पदार्थ होते हैं, सेम मैं भी, कुछ भी
वो कह रहा है किसी न किसी कण से मिलकर के बनी होती हैं। कह रहा है सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये कण इतने छोटे हैं कि इन्हें हम नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। मतलब कि कुछ भी आप देख पा रहे हो, चाहे लकड़ी काटने की मशीन हो या लकड़ी हो या पेड़ पौधे इंसान जो कुछ भी है, ये सब के सब किसी ने छोटे 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 कण से मिलकर के बने हुए हैं। और वो कण इतने छोटे हैं कि जिनको हम देख नहीं सकते। तो बस बात अभी माइंड में रख लो, अभी रखते जाओ, मैं सारी चीजों को क्लियर करते जाऊंगा, परेशान ना होना। तो बस इतना जान लो कि हमारे आसपास की जितनी भी पदार्थ हैं, जितना भी सब कुछ है, वो क्या है, सबके सब छोटे छोटे कण से मिलकर के बने हुए हैं। बात क्लियर। आगे कह रहा है कि पदार्थ के कणों के कुछ गुण के बारे में देख रहा है। क्या कर रहा है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या कर रहा है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान कणों से बने होते हैं और उन कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या कर रहा है, जितने भी हमारे पदार्थ हैं, कोई भी पदार्थ है, उन पदार्थ के कणों के बीच, ये हमारा मान लो पदार्थ है, ये हमारा कुछ भी पदार्थ था, उन पदार्थ के बीच में क्या है, क्या होता है, स्थान होता है। अभी हम इसके बारे में और डीप में जानेंगे। परेशान हो, कोई भी, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, या कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी, इवन गैस, कोई कुछ भी, जितने भी पदार्थ हैं, सब के पदार्थ में क्या है कि उनके कणों के बीच, देखो मैंने कहता है कि जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे 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 कणों से मिलकर बने हुए हैं। आगे आगे कह रहे, ये जितने भी कण है ना, इन कणों के बीच में स्पेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। जैसे अब ये सोचना कि यार इसमें तो सर नहीं है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है। कितना भी कोई सॉलिड हो, चाहे लोहा ही क्यों ना हो, आप सोचना कि सर मैं तो देखा हूं लोहा में कोई नहीं होता है, आप कैसे कर दे उनके बीच में स्थान है। बेटा सॉलिड हो मैंने क्या था, कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, क्या सभी क्यों ना, उन सभी कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। इस बात को एकदम से मायने में रख लो, बात एकदम से क्लियर रखना। आगे देखो, कह रहा है जो पदार्थ के जो कण होते हैं, अब यहां पे देखो, ये हमारा ठोस का पदार्थ के कण है, ये हमारे द्रव पदार्थ के कण हैं, और ये हमारे गैस वाले हैं। ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। अब आप देख पा रहे होगे कि इसके कण भी गति कर रहे हैं, लेकिन एकदम धीरे धीरे धीरे, एकदम वैसे से हिल रहे हैं। इसके थोड़ा ज्यादा हिल रहे हैं, इसके थोड़ा ज्यादा। अब ध्यान दो एक चीज और, इनके कणों के बीच में जो स्थान है वो थोड़ा थोड़ा है, और यहां पर देखो भरमार जगह है। अभी क्या है, अब यहां से बात क्लियर हो रही है कि जितने भी प्रकार के पदार्थ होते हैं, उन सभी पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। यहां तो आप देख पा रहे हो, अभी तो मैं बस बता रहा था अपने जुबान से, अब मैं दिखा रहा हूं वीडियो के माध्यम से कि यहां पर जो ठोस है ना, इस ठोस पदार्थ के जितने भी कण हैं उनके बीच में भी रिक्त स्थान है। और एक बात हमने क्या पढ़ा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो ये भैया चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, या गैस, तीनों में से कोई मत। अब सॉलिड कैसे बचाना, अरे भैया आपके ये जितना भी ठोस होता है ना, जैसे आपका, अब जैसे ठोस में क्या है, अरे आपकी टेबल, आपका मोबाइल सॉलिड है ना, ठोस है ना। अब ये पता नहीं क्या है, तो परेशान ना हो ना, ये इसको, इसके अंदर आत्मा आ गई है, तो थोड़ा ये बीच बीच में भटक जा रहा है, कोई पता नहीं आगे पीछे कर रहा है। यहाँ पे ध्यान दो, ठोस क्या होते हैं अभी बताऊंगा, ठोस की भी परिभाषा बताऊंगा। ये क्या होता है, मैं अभी तो पदार्थ की परिभाषा परिचय करा रहा हूँ, अभी हम ठोस के बारे में बात करेंगे। जो पदार्थ होते हैं ना, उनके कणों के बीच में चाहे ये हमारा सॉलिड हो, अब सॉलिड क्या है अब मैं बताऊंगा, परेशान हो, बस इतना माइंड में रख लो कि चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, या गैस हो, मतलब चाहे ठोस हो, द्रव हो, या गैस हो, ये तीनों की कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं, अपनी जगह से मूव करते रहते हैं। बेटा ये बात जान लो कि जो गैस के कण होते हैं ये ज्यादा गतिशील होते हैं, जबकि हमारे लिक्विड वाले थोड़ा कम गतिशील होते हैं, और सॉलिड के और कम होते हैं। लेकिन एक बात, अगर हम इनकी गति को बढ़ाना चाहते हैं तो इनका तापमान बढ़ा दो,
टेम्परेचर बढ़ा दो, इनके कण और गतिशील हो जाएंगे। जैसे हमारा सॉलिड है, ठोस है, ठोस को अगर हम करें, जैसे लोहा है आपके पास, लोहा को गर्म करना शुरू करो, जैसे तुम उसको गर्म करोगे तो वो पिघलने लगता है। क्या करना होता है? पिघलने। यानी सॉलिड से किस में आ गया? लिक्विड में आ गया। सॉलिड से अगर लिक्विड में आया है तो जाहिर सी बात है, अगर लिक्विड में आया है तो उसके कणों के बीच में रिक्त स्थान बढ़ गया है और उनके कण क्या निरंतर और तेजी से गतिशील हो गए। इस बात को एकदम से माइंड में रख लो। आगे क्या करें? अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, माने क्या होता है। हम हर एक चीज के बारे में बात करेंगे सेपरेटली, एक साथ मिक्सअप करके नहीं। अभी तो मैंने आपको बताया पदार्थ के बारे में, पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। ये दो चीज तो अभी मैंने गुण बता दिया कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है और गतिशील होते हैं। एक बेटा अभी मैं बताऊंगा, यहाँ पर एक चीज है, कणों के बीच में एक बल भी काम करता है। कणों के बीच में एक बल काम करता है जिसे अंतरा आणविक बल कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा, हल्ले हल्ले परेशान न हो, हर एक चीज बात करेंगे। तो कह रहा पदार्थ की अवस्थाएं, क्या कह रहा पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, अर्थात पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। जितनी भी आप आसपास की जितनी पदार्थ देख रहे हो वो 3 अवस्था में। ये तो आपको सब सॉलिड दिखाई दे रहा होगा, ये तो फिर लिक्विड दिखाई दे रहा होगा, या फिर गैस। 3 अवस्था में। अब गैस का, अब घर में आपके एलपीजी है, आपके एटमॉस्फेयर में जो आप सांस ले रहे हो, ये सब गैस तो है ना, ये आपकी तीसरी अवस्था है। लिक्विड पानी पी रहे हो, शराब नहीं, सेहत के लिए हानिकारक होता है। अब मत करना सर आप शराब पीने के बाद में, ना 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 ना, ऐसी चीजें नहीं। तो शराब क्या है? वो भी लिक्विड में है, और सॉलिड में आसपास सब चीजें देख ही रहे हो, वो सब क्या है? सब सॉलिड ही है। तो मतलब पदार्थ की अवस्था में ये 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। तो उसमें से जो पहला है वो हमारा क्या है? ठोस अवस्था, जिसे हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। कह रहा पदार्थ जिनका एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन होता है, ठोस कहलाता है या ठोस अवस्था में कहलाता है। क्या कह रहा है? पदार्थ जिनका एक निश्चित आकार होता है, ठोस। अभी सोच के देखो, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा मोबाइल अभी सॉलिड है, रात को पिघल के ऐसे जलेबी हो जाता है, ऐसे तो नहीं होता ना। जैसा शेप है उसका वैसे रहता है। आपका टेबल क्या कभी ऐसे मुड़ के मैं आओ ऐसे हो जाऊंगा? नहीं होगा, क्योंकि उसका जो आकार है, उसकी जो सीमा है वो निर्धारित होती है। उसका जो आयतन है वो भैया कहता है बेटा जितना स्पेस घेरते हो उससे ज्यादा तुम नहीं घेर सकते। मतलब ऐसा थोड़ी कि दिन को वो कहता मैं ज्यादा कम स्पेस घेरूंगा, लेकिन रात को मेरे को सोना है तो मेरे को स्पेस ज्यादा चाहिए, मैं चौड़िया के सोऊंगा। तो वही तो क्या कह रहा है? ठोस क्या होता है कि पदार्थ जिनका एक निश्चित आकार हो, जाहिर सी बात है ये हमारा, जैसे हमारे पास पेन है या बॉटल है, इन सभी के बॉटल क्या है? जितने भी प्रकार की हैं, सब मूछे दाढ़ी वाली हैं, बात दूसरी है। और जैसे ये पास मेरे पास पेन है, इस पेन का आकार ऐसा तो है नहीं कि आज से 4 साल बाद इसका पेन जो आकार है मोटा हो जाएगा, खा पी के बढ़िया तंदुरुस्त हो जाएगा, या फिर खाना नहीं मिलेगा तो कमजोर है। ये जैसा वैसा रहेगा। साथ में इसकी स्पष्ट सीमाएं हैं, मतलब कि जिसकी जो सीमा है कि इतनी, जहां पर भी रखी इसकी लंबाई की एक सीमा है, इससे ज्यादा ये लंबा नहीं हो सकता। आ गया। तथा स्थिर आयतन, इसका आयतन जितना स्पेस घेरती थी उतना ही घेरेगी, कभी बदलेगा नहीं। और क्या कहलाएगा? ठोस। अब एक तरीके से इतना समझ लेना, ठोस अवस्था वो अवस्थित है जिसका आयतन और आकार निश्चित हो। ठोस हुए पदार्थ होते हैं जिसका आयतन और आकार निश्चित हो, ठोस कहलाता है। इसका आयतन और आकार निश्चित है, इसका आकार कभी नहीं बदलेगा, और ये जितनी जहां पर जाएगा उतना ही अपना स्थान घेरेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होना है। तो ये क्या हमारे ठोस कहलाएंगे। लोहा है, कोयला है, बर्तन, कुर्सी, टेबल, ये सब हमारे क्या होते हैं? ठोस अवस्था होते हैं। इसके कुछ गुण होते हैं। क्या कह रहा है? इनका निश्चित आकार तथा स्पष्ट सीमाएं होती है, मतलब कभी भी बदलता नहीं है। स्थिर आयतन अर्थात संपीडिता नगण्य होती है, मतलब इनको हम दबा नहीं सकते। ठोस को दबाओगे कितना दबेगा? तुम ईंटे को दबाना, आज कोशिश करना कि मैं ईंट को दबा के पिचका दूंगा, नहीं कर पाओगे। वही कर रहा है, ये कम संपीड होते हैं। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। कितना भी हम ईंट पे प्रेशर लगाते हैं टूट जाएगा, लेकिन पिचकेगा नहीं। तो ये क्या करते हैं? अपने आकार को बनाए रखते हैं। आ गया। अंतरा आणविक बल ठोसों में तथा द्रव से अधिक होता है। अंतरा आणविक बल का, जिससे हमारे देखो सॉलिड, ये क्या है? सॉलिड हिल रहा है ना, हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही हिलते रहते हैं।
इसमें क्या है कि जो ये पदार्थ के कणों के बीच में जो बल होता है उसको एक बल कार्य करता है, इन अणुओं के बीच में एक बल कार्य करता है जिसे हम अंतरा आणविक बल कहते हैं। इनके बीच में एक बल होता है जिसे हम अंतरा आणविक बल कहते हैं। यह बल ठोस में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है और गैस में एकदम से कम होता है। इस बात को एकदम ध्यान में रख लो। ठोस में अंतरा आणविक बल सबसे ज्यादा, लिक्विड में थोड़ा कम और गैस में एकदम से कम। यही पर बात कर दे, इनके बीच में जो स्थान होता है, जो रिक्त स्थान होता है, इसे अंतरावकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरावकाश बोलते हैं। अंतरावकाश। ये जो सॉलिड में होता है, सॉलिड में अंतरावकाश बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है और गैस में बहुत ज्यादा होता है। बस सिंपल सी बात है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। आगे करा, द्रव क्या होता है, तरल क्या होते हैं? वैसे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित। अब जैसे पानी है, एक बोतल को पानी को तुम ड्रम में डाल दो, उसे पता ही नहीं चलेगा कहां चला गया। लेकिन अगर उसी को थाली में डालोगे तो थाली का आकार हो जाएगा, गिलास में डालोगे तो गिलास के आकार हो जाएगा, बॉटल में डालोगे तो बॉटल में हो जाएगा, बाल्टी जैसे डालोगे बाल्टी में हो जाएगा, परात में डाल दो परात जैसे। मतलब जिस दर बदले हुआ आदमी यार, बड़ा अजीब है। मतलब पानी यानी द्रव या लिक्विड जिसमें डालो वैसा रूप ले लेता है। क्या ही अचंभा वाला आदमी है, खतरनाक। तो ये क्या है हमारा द्रव या तरल जो अवस्था, जो हमारा द्रव पदार्थ होता है जिसे हम तरल भी बोलते हैं, ये वैसे पदार्थ होते हैं जिनका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, द्रव या तरल कहलाते हैं, जैसे जल, तेल, दूध आदि। आ गया। क्या कर रहा है? गैस के गुणधर्म। किसके बोला? गैस के गुणधर्म। अब गैस की अगर हम बात करते हैं, गैस क्या होते हैं? जो इसके जो भाई देखो, ये जो होते हैं, जो गैस होते हैं, ये ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीडितता को क्या थी, काफी अधिक होती है। मतलब गैस को हम बहुत ज्यादा कंप्रेस करते हैं। अब जैसे 15 किलो गैस अगर फैली होगी तो ज्यादा होगी, लेकिन आपके सिलेंडर में भर के एक इतने बड़े सिलेंडर में भर दिया जाता है। तो गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, और गैस को, अरे सॉलिड को एकदम से ना के बराबर। इस बात को एकदम से मान में रखना। क्या एसी बंद कर लेते, बहुत ठंड लग रही है, जुकाम हो गया लग रहा है। कोई बात नहीं, चलता है। आप लोग को पढ़ाना तो है ना, मन लगा है पढ़ाई करो बेटा, सब कुछ मैटर करेगा। जुकाम होगा, बुखार होगा, सब देख लेंगे, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई बराबर चलती रहनी चाहिए। तो इसके बाद क्या रहा है, गैस में इनके कणों के बीच में जो अंतराणुवीय बल होता है वो सबसे कम होता है। मतलब इनके बीच में जो बल होता है कणों के बीच में एकदम से कम होता है, और इनके बीच में जो स्थान होता है बहुत ज्यादा होता है। गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है, इनका विसरण काफी तेज होता है। जैसी बात है, विसरण की बात कर रहे हैं, विसरण का मतलब होता है फैलना। अब जैसे क्या है कि आपके बगल से लगभग 2-3 मीटर दूर से कोई परफ्यूम लगा के गुजरेगा, कोई गुजरा, क्या ही परफ्यूम था। मतलब वो जो गैस के कण होते हैं वो बहुत तेजी से फैलते हैं, लिक्विड के थोड़ा कम फैलते हैं और गैस के ना ही के बराबर फैलते हैं। इसका विस्तारण बहुत तीव्र से होता है। भाई गैस क्या, जाहिर सी बात है, गैस तुरंत फैल जाता है हर जगह, इतना तो पता ही सभी को। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि जो पदार्थ के गुण हैं क्या वो परिवर्तित किए जा सकते हैं, मतलब क्या सॉलिड से लिक्विड में बदला जा सकता है, या फिर लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, मतलब क्या इसको हम बदल सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, बदला जा सकता है। जैसे क्या है, इसको कैसे बदल सकते हैं? तापमान बढ़ा करके या दाब के द्वारा। तापमान बदल करके या दाब बदल करके हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब इन दोनों के विधियों का यूज करके हम लोग पदार्थ के अवस्था को बदल सकते हैं। अभी बताऊंगा कैसे कैसे। जैसे अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि गैस था, गैस को कंप्रेस करते गए वो लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड को और कंप्रेस किए तो सॉलिड में चेंज हो गया। देखते जाओ, हम क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। हम दबा दबा के, दबाव बढ़ा करके यानी दाब के माध्यम से हम लोग पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। अब तापमान में पानी है, लिक्विड में ना, सॉलिड मानो, सॉलिड था बर्फ, बर्फ को हमने गर्म किया, किस में बदला, लिक्विड में। गर्म करने पर, तापमान बढ़ाने पर हमने और गर्म किया, जो पानी था वो क्या बन गया, जलवाष्प बन गया, यानी गैस बन गया ना। यानी क्या हुआ
कि पदार्थ को हमने तीनों अवस्थाओं में चेंज कर दिया। किसके द्वारा? तापमान के द्वारा। तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। यानी हम लोग पदार्थ के गुणों में परिवर्तन लाने वाले भौतिक कारक, जिससे हम भौतिक अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं, ये दोनों ऐसे कारक हैं जिसके वजह से हमारी जो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उनमें हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं। आगे देखो, तो अब आता है, जैसे हमने बताया ना, पदार्थ की अवस्था में हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो इस परिवर्तन में एक सबसे बड़ी चीज आता है हमारा एक क्वथनांक। जैसे हमने पानी को लिया, पानी को हमें पानी की अवस्था को परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन के लिए पानी को क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पानी को गर्म करना पड़ता है। पानी को गर्म करेंगे तो कितने ताप पर वही वो द्रव में बदलेगा? तो वही कह रहा, वायुमंडलीय दाब पर, मतलब कि हमारा एक एटमॉस्फेयर जो वायुमंडलीय दाब होता है, वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, वह तापमान उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। क्या कर रहा है? बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि हमारा जो एटमॉस्फेयर का दाब है, इतना ही मान के चलो जितना है इसमें, इसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जितना हमारे शरीर पे लगा है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है इतना ऊंचाई तक, वो हम पे एक प्रेशर लगाता है जिसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। कह रहा है इस दाब पर अगर हम क्या करें, वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, वह तापमान उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। मतलब जैसे हमारे पास लोहा है, लोहा एक काम करे, लोहे को इतना ताप दे कि वो उबलने लगे, लोहे को इतना तापमान दे कि वो उबलने लगे, तो जिस तापमान पे लोहा उबलना शुरू हो जाएगा, बुलबुले आने शुरू हो जाएंगे, तो वह लोहे का क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। अब जैसे पानी है, पानी को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना शुरू, मतलब जैसे ही उसको गर्म करना शुरू, और जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, पानी उबलना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी उबलना शुरू हो जाएगा। तो इसे हम पानी का क्वथनांक कहेंगे। तो पानी का क्वथनांक कितना होता है बेटा? जल का 373 केल्विन में होता है, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस भी हो सकते हैं। इस ताप पर पानी क्या है? उबलने लगता है, इसलिए जल का जो क्वथनांक होता है वो 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर सुन लो, क्वथनांक होता है वह तापमान जिस पर कोई वस्तु, हाँ वस्तु मानो, कोई पदार्थ उबलने लगे, कोई द्रव उबलने लगे, क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, अब आता है गलनांक। जिसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। कह रहा है जिस तापमान पर कोई, मतलब ठोस पिघल करके द्रव बन जाता है, वह तापमान उस ठोस द्रव का गलनांक कहलाता है। मतलब क्या कर रहा है? जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव, जिस तापमान पर ठोस पिघल करके द्रव बन जाता है, मतलब जो ठोस पदार्थ है ना वो पिघल जाए, जैसे ये है, अरे यार कह गिरा, जिस तापमान पर ये पिघल करके क्या बन जाता है? पानी की तरह बहने लगे। जिस ताप पर ये पानी की तरह बहने लगेगा, क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। अब पानी है, बर्फ में जमा है, अब बर्फ से जैसे वो पिघल करके क्या पानी द्रव में बदल जाता है, क्या कहलाता है? उसका गलनांक कहलाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघल करके द्रव बन जाता है, क्या कहलाता है? उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन, अर्थात बर्फ जो है 273 केल्विन पर गलना शुरू हो जाता है, या फिर बोले तो 0 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर जो बर्फ है वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है। मतलब कि जब कोई पदार्थ किसी तापमान पर पिघलना शुरू हो जाए, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आने लगे, क्या कहेंगे हम लोग उसको? क्या कहेंगे बेटा? गलनांक कहेंगे। बात एकदम से क्लियर रखना। आगे आओ, अब आता है गुप्त ऊष्मा। ये गुप्त ऊष्मा क्या होती है? कह रहा है जब कोई पदार्थ गलने की प्रक्रिया के दौरान अपने गलनांक पर पहुंचता है, तो इस और अधिक तापमान बढ़ने के बाद भी वह तापमान में बिना किसी वृद्धि दर्शाए पदार्थ की अवस्था को बदलता रहता है। ऐसा पदार्थ द्रव उस ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण यह ऊष्मा पदार्थ और बर्तन में छुपी रहती है। इसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे, अब ध्यान देना, जब कोई पदार्थ गलने लगता है, मतलब जैसे हमारा आइस था, ये पिघल के द्रव बनने लगा, ठीक है, प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंच जाता है। अब गलनांक पे पहुंच गया, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, तो इससे और अधिक तापमान बढ़ने के बाद भी, मतलब तापमान हमने और बढ़ा दिया, लेकिन इसके बाद भी
किसी वृद्धि दर्शाए मतलब कि तापमान जीरो से बढ़े बिना बढ़े, जीरो से 4-5 पहुंचे बिना अवस्था को बदलता रहता है, मतलब कि जीरो से ही बदलना शुरू हो जाएगा, जीरो तक बदलता रहता है। लेकिन जो हम हीट को देते हैं वो हीट का होता क्या है, वो हीट क्या करती है, ऐसा पदार्थ जिसमें उसमें क्या है ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। क्या करता है, ऐसा पदार्थ द्वारा उस ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेने के कारण होता है। यह ऊष्मा पदार्थ को बर्तन में छुपी ही रहती है, इसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कि जब जिस बर्तन में हम उसको गर्म कर रहे हैं तो ये बर्तन है या उसकी जो भी अवस्था परिवर्तन होती है, उस अवस्था परिवर्तन में उस ऊष्मा का यूज हो जाता है। और साथ में वो बर्तन जिसमें उसे रखा जाता है, जो हम अन्य हीट दे रहे हैं, एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं, वो उसी में ही छिपी रहती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, ऐसा पदार्थ द्वारा उस ऊष्मा को ऊर्जा को अवशोषित कर लेने के कारण यह ऊष्मा पदार्थ और बर्तन में छुपी रहती है। मतलब ये अपने आप को, जैसे तापमान हम बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन ये 0 से 5, 6, 7, 10, 15, 20 नहीं पहुंचेगी, ये पिघलती रहेगी 0 डिग्री से 0। तो जो एक्स्ट्रा ताप हम दे रहे हैं वो क्या करेगी, उसी पदार्थ में छिपी रहेगी, साथ में जिस बर्तन में वो रखा रहेगा उसी बर्तन में जो एक्स्ट्रा हीट हम दे रहे हैं वो छिपी रहती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा या फिर लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लेटेंट हीट कहते हैं। अब आता है संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। बेटा मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूं ना, ये पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में जो चीजें रोल करती है। बेटा अभी मैं आपको जो अवस्था परिवर्तन एक पूरा टॉपिक है उसका अलग सेक्शन वीडियो लाऊंगा, वहां पर मैं आपको कुछ अन्य चीजें, वाष्पीकरण, संघनन, दुनिया भर की चीजें बताऊंगा। तो बेटा यहां पर मैं अवस्था परिवर्तन में जैसे तापमान का यूज करके किस प्रकार अवस्था परिवर्तन होता है, यानी ताप के द्वारा अवस्था परिवर्तन मैं पढ़ा रहा हूं, जहां पर मैं आपको जो अवस्था परिवर्तन था उसको बता रहा हूं कि जैसे वाष्पीकरण के लिए क्या आवश्यक है भैया, उसको भी गर्म करना पड़ता है। तो गर्म करने में उसमें भी क्या क्वथनांक की आवश्यकता है, तो मैं पहले ही क्वथनांक आपको बता दे रहा हूं, इस वजह से माइंड में सब चीजें फीड करते जाओ। आगे देखो, कह रहा संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कह रहा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर यानी द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। मतलब कि 1 किलो ठोस है हमारे पास, उस ठोस का द्रव में बदलने के लिए जो भी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उससे हम संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। ध्यान देना, कह रहा है कि 1 किलो हमारे पास कोई ठोस है, उसके गलनांक पर यानी द्रव में बदलने के लिए जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उससे हम संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। मतलब मान लो 1 किलो हमारे पास बर्फ रखी है, उस 1 किलो बर्फ को द्रव में बदलने के लिए जो भी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है उससे हम संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। यहाँ पे लिखा जैसे 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, क्योंकि मतलब जब वो पिघल रहा था ना तो वो बर्फ से कहीं ज्यादा उसका टेम्परेचर होता। तो वही कह रहा है कि तापमान जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। मतलब जब टेम्परेचर की बात करेंगे, लाइक जो बर्फ पिघल चुका है उसकी ऊर्जा और जो हमारा जो बर्फ है सेम तापमान पर बर्फ की ऊर्जा में जो जल की ऊर्जा होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ बर्फ। इस बात को एकदम से ध्यान देना। आ गया, इसके बाद आता है हमारा शुष्क बर्फ। ये शुष्क बर्फ आगे देखो, तो क्या कह रहा है, बड़े भाई बहुत तेज जुकाम होगी, थोड़ा मुझे साइड जाना पड़ जाता है इस वजह से, तो दिल पे मत लेना, मैं भी एक इंसान हूं आपके जैसे, ठीक है। हंसना बना यार, जुकाम है क्या ही कहूं, बहुत भयंकर हो गई है। आगे तो कह रहा है शुष्क बर्फ क्या है, ठोस CO2, ठोस
CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे उच्च दाब पर रखा जाता है। अत्यधिक उच्च दाब में रखने के कारण ही यह ठोस अवस्था में रह जाता है, अन्यथा 1 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, ड्राई आइस भी कहते हैं। क्या कहता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसे उच्च दाब पर रखा जाता है, मतलब जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है जब हम उसे बहुत उच्च दाब पे रखते हैं तो वो ठोस में हो जाता है। अत्यधिक उच्च दाब में रखने के कारण ही यह ठोस अवस्था में रह पाता है। मतलब जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है, ये हम जब बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं तब जाकर के ही ये सॉलिड अवस्था में आ पाता है। इस बात का ध्यान देना। फिर क्या कर रहा है? अन्यथा 1 एटमॉस्फेयर वायुमंडल पर, जैसे हम लोग इसको नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे लाएंगे, ये तुरंत फिर से बिना ठोस में है। जैसे बर्फ है, बर्फ ठोस होता है लेकिन ठोस से वो लिक्विड में चेंज होता है, फिर गैस में चेंज होता है। लेकिन ये जो सॉलिड बर्फ ये हमारा ये है ड्राई आइस, अब आप देख पा रहे होगे कि इसको जैसे ये प्रेशराइज किए हुए हैं तो ये क्या हुआ? ठोस में। लेकिन जैसे इसके ऊपर से प्रेशर हटेगा ये तुरंत गैस में चेंज हो जाता है, जिससे इस वजह से हम इसको शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शुष्क बर्फ कहते हैं। तो बेटा आज मैंने आपको जो अवस्था परिवर्तन था दाब और ताप के द्वारा, पहले हमने आपकी बात की कि हमारे पदार्थ की अवस्थाएं क्या होता है, उनमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। फिर हमने बताया कि कैसे अवस्था परिवर्तन हो सकता है दाब और ताप के द्वारा। फिर इसी तरह मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।